तो कल हमने एक न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अभी हमने जो केस स्टडी किया था उस केस के अंदर ये था, देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स such that image will be formed on the object itself। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में और क्या चीजें गिवन है वो समझो। क्वेश्चन में बेटा गिवन ये है कि हमें एक स्लैब दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर एक मिरर लिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, इन दिस वे। और इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x गिवन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। इसकी थिकनेस गिवन है 15 सेंटीमीटर। ये दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल टू पुट 5 सेंटीमीटर इन दिस वे। तो दिस इज फाइन। तो ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ को एक वर्ड में पूछा जाए तो कह सकते हैं फाइंड आउट द ऑटो सॉरी फाइंड आउट ऑटो कॉलिमेशन कंडीशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब ये होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनती है। इसे क्या कहते हैं? ऑटो कॉलिमेशन। इसलिए ये वर्ड ध्यान रखना बिकॉज ये पूरा नहीं लिखा जाएगा एग्जाम में। हो सकता है आपसे सिर्फ इतना कह दिया जाएगा फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द ऑटो कॉलिमेशन, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब ऑटो कॉलिमेशन का मतलब ये होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आके बनती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान करो कि कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा कब होता था जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह मिलती थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की कंडीशन अगर हमारे पास में है तो इमेज कहां मिलनी चाहिए? r इज इक्वल्स टू 2f पे इमेज आनी चाहिए। तो 2 इंटू एफ 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये यहां से यहां ये 5 है, ये 15, ये 20। अब आगे 20 कहां पर कितना है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह मिलनी चाहिए, मतलब आपका परसेप्शन ये होगा कि यहां पर 40 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। पर ऐसा यहां पर नहीं होगा बिकॉज यहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक रे जाएगी ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरीके से, एंड वी नो दैट ये कुछ ऐसी हो जाएगी।
and then it will go like this, because we know rarer to denser medium में enter करेगी then it will move towards the normal, and denser to rare में जाएगी then it moves away from the normal, right? तो यहां पर हम देखें तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है यहीं पर इमेज कब मिलेगी, जब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पाथ को रिट्रेस कर रहा होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद में इमेज कहां मिल रही है? तो इमेज तो बेटा हमें यहां मिल रही है, आती हुई दिखाई दे रही होगी। इमेज कहां मिल रही होगी? बिकॉज यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्लैब है, तो डेफिनेटली शिफ्ट तो हो गया ही होगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। तो यहां पर हमें मान लो इमेज मिली। अब ये इमेज जो मिली, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? तो यहां पर ये जो इमेज मिली, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अब इमेज कहां मिलनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलनी चाहिए ना। अगर मान लो मैंने ये कहा कि ये मिरर है, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, मान लो ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया आपका, ठीक है, यहां पे मैंने ये आपका कॉनकेव मिरर ले लिया, और कंडीशन ऐसी है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहीं पर फॉर्म होने वाली है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ विल बी एट द सेम प्लेस, राइट? तो यहां पर अगर आप देखें तो दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल मिरर, यस और नो? इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम कंडीशन को देखें तो क्या यहां पर r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, यस और नो? यस। यहां पर r इज इक्वल 40 सेंटीमीटर ये कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, बिकॉज फॉर दिस मिरर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, I इज एन ऑब्जेक्ट, और इमेज यहीं पे बननी चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया? दूसरी चीज, ये जो हमें इमेज आई है, अब ये बताओ मुझे ये शिफ्ट कितनी मिल रही है? पहले तो ये बताओ, ये जो शिफ्ट है ये कितना आएगा? शिफ्ट कितनी आएगी? कल से कर रहे हैं, अभी तक याद नहीं है शिफ्ट कितनी आएगी ऐसी कंडीशन में? शिफ्ट कितना आएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। कल से करवा रहा हूं, अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोग हैं? शिफ्ट विल बी 5 सेंटीमीटर। और फिर जो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट आ रही है वो किस तरफ जाएगा? जहां पर इमेज मैंने फॉर्म की उस तरफ जानी चाहिए या इस तरफ आनी चाहिए? 1 की तरफ या 2 की तरफ? 1 की तरफ, राइट? बिकॉज जहां जाए काम की रेस, शिफ्ट भी उधर ही जाएगी। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। हम ये कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्फेरिकल मिरर। बोलो। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस क्या x माइनस 5 है? यस और नो? यस। तो यहां पर मैं एक लिख सकता हूं कि x माइनस 5
प्लस 15 प्लस 5, ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? 40 के इक्विवेलेंट होना चाहिए. सो फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं कि x माइनस 5 x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, राइट? तो ये माइनस 5 ये प्लस 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस 15, दैट मीन्स x इज 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? ये चाहिए था ना हमको x, Yes. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर. बोलो आंसर आ गया? Yes. समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे देखिए, अभी तक हमने जो केसेस देखे हैं बेटा, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया कि सराउंडिंग मीडियम जो है वो कैसा रह रहा था? बोथ साइड सेम रह रहा था, राइट? स्लैब्स के दोनों तरफ का जो मीडियम था वो कैसा रह रहा था? अभी तक सेम रह रहा था. Yes, sir. Now the medium on both side is different. Medium on both side is different. तो यहां पर हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे. न्यू कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा. when medium on both side is different. When medium on both side is different. ठीक है, मतलब कि सपोज यहां पे मैंने ले लिया N1 मीडियम, ये N2 मीडियम, ये N3 मीडियम. ठीक है, अब यहां पर थिकनेस ले लो, इसकी T1 होगी, इसकी T2 होगी, इसकी T3 होगी थिकनेस. ठीक है, और यहां पर हमने मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट रखा है एंड यहां पे ऑब्जर्वर है. ठीक है, आंखें थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. राइट? अब एक चीज बताओ, सबसे पहले रे ऐसे जाएगी, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन कंडीशन क्या होगी? देखो बताइए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे? N2 by N1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इमेज कहां फॉर्म होगी वो लिखना पड़ेगा ना. अरे भाई साहब, N2 by N1 इज इक्वल्स टू D डैश by D ऐसा लिखा था. Yes, sir. तो वही कहानी वो दोहरानी है वापस से, कुछ नया नहीं आ गया है. देखो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? D, और ये D किसके इक्विवेलेंट है? ये T1 के इक्विवेलेंट है. तो मैं यहां पर इस D को रिप्लेस कर सकता हूं T1 से.
कि ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा t1। बोलो आई बात समझ में? तो यहां पर इमेज कहां फॉर्म होगी, दैट विल बी डी डैश। तो सबसे पहले रे कहां से आ रही है, From रे, N1. रे कहां से आ रही है, n1 से आ रही है। रे कहां जा रही है, तो n2 में जा रही है, राइट। डी डैश बाय डी, डी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू t1। तो आपका डी डैश कितना आ जाएगा, तो डी डैश इज इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू t1। ये पिक्चर क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम सेकंड इमेज फॉर्मेशन की बात करें, ये तो फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड, तो सेकंड में क्या होगा देखो, अब यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया, अब यहां पे तो जब हम n2 से n3 में एंटर करेंगे, ठीक है, ये कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा रे आगे कैसे जा रही है, ठीक है। तो जब n2 से n3 में जब आप एंटर करते हैं, उस कंडीशन में अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लिखूं n2 बाय n1 इज इक्वल टू d डैश बाय d, तो n2 अब आपका क्या आएगा, रे कहां जा रही है, N3 में. n3 में जी, और रे कहां से आ रही है, N2. n2 से आ रही है, राइट। रे कहां से आ रही है, n2 से। d डैश की वैल्यू, अब d डैश विल बिकम d डबल डैश बिकॉज वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ठीक है। और d, ये जो d है ये आपका क्या बनेगा, दिस विल बिकम d डैश, बिकॉज इमेज अगर यहां पर कहीं बन रही है, सपोज यहां पर, तो ये आपको d डैश मिल गया, ठीक है। तो नाउ इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी, तो d डैश प्लस t2। समझ में आया? Yes, sir. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लिखते हैं d डबल डैश, और जो डिस्टेंस d है जहां पर ऑब्जेक्ट है और उस जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट ये है I, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो डिस्टेंस हो जाएगा d डैश प्लस t2। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d डैश प्लस t2। तो d डबल डैश के लिए हम क्या लिख सकते हैं, d डबल डैश इक्वल्स टू n3 बाय n2 into d dash plus t2। So now we can write n3 by n2 d dash की वैल्यू कितनी है d dash की वैल्यू है n2 by n1 into t1। तो n2 by n1 into t1 प्लस t2। बोलो यहां तक क्लियर है ये चीज, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ, पक्का? sir. Yes, sir. कुछ गड़बड़ किया है ना? Sir, N3 by N2 N3 by N2.
वही 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 हो गया। सो ये हो गया n3/n2, ठीक है। अब इसको अगर आप अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n3/n2 इंटू n2/n1 इंटू t1 प्लस n3/n2 इंटू t2 हो जाएगा ऐसा। तो ये n2 Yes, sir. n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n3/n1 इंटू t1 प्लस n3/n2 इंटू t2। बोलो क्लियर है। Yes, sir. तो ये आपका आ गया d डबल डैश, मतलब कि जो सेकंड इमेज फॉर्म हुई वहां से लेके स्लैब तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहां से लेके और जहां इमेज फॉर्म हुई वहां तक का डिस्टेंस आ गया ना। अब हमें तो कहां देखना है कि ऑब्जर्वर तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, ऑब्जर्वर तक, मतलब कि टोटल डिस्टेंस, मतलब कि ये t3 भी ऐड करना पड़ेगा क्या उसके अंदर, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर अगर हम लिखेंगे तो जो डिस्टेंस हमें मिला, मान लो यहां आगे फॉर्म हुई इमेज प्लस t3 के ऐड करना पड़ेगा उसमें, यस और नो, Yes. राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं the distance of final image from the observer, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो डिस्टेंस आया था उसमें हमें ऐड क्या करना है, ये हमारा फाइनल डिस्टेंस आ गया एक्चुअली, बट इसमें ऑब्जर्वर कितने दूरी पे है यहां से, तो t3 डिस्टेंस पे है, बिकॉज हमने यहां तक का निकाला है, इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक का, राइट। तो हमें कितना ऐड करना है ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए, ये जो t3 डिस्टेंस है वो ऐड करना है, तो कर देते हैं ऐड, उसमें क्या दिक्कत है, देखिए। सो इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो कैपिटल D इज इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस d डबल डैश प्लस t3, राइट। तो d डबल डैश कितना है तो d डबल डैश की वैल्यू है n3/n1 इंटू t1, n3/n1 इंटू t1 प्लस n3/n2 इंटू t2 प्लस t3, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, anyone has any doubt in this? No, sir. Okay, now अगर मैं यहां पर n3/t3 करूं, अरे सॉरी, n3 से मल्टीप्लाई कर दूं और n3 से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत, अगर मैंने n3 से डिवाइड किया और n3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कोई दिक्कत है, No, sir. कोई दिक्कत नहीं है भैया। 1 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर दो तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिमिलरली n3 से मल्टीप्लाई करके n3 से डिवाइड किया, अब ये यहां पर इसलिए किया गया है, सो वी कैन हैव वन इक्वेशन, हम यहां पर एक इक्वेशन बना सकते हैं यहां से। क्या इक्वेशन बना सकते हैं, तो आप देखिए d इज इक्वल्स टू, क्या n3 कॉमन आ जाएगा, n3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या Yes, बन sir. जाएगा, t1/n1 प्लस t2/n2 प्लस t3/n3, क्या ये आपका डिस्टेंस आ गया d, बोलो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. तो यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं बेटा, कि ये जो n3 है ये कहां मिला हमें, ऑब्जर्वर के लिए मिला है n3 हमें, n3 कहां के लिए मिला है, ऑब्जर्वर के लिए मिला है।
भाई ऑब्जर्वर कहाँ था, ये N3 में ही तो है ऑब्जर्वर, और कहाँ पर है, हाँ सर। तो क्या N3 को हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। भाई साहब ऐसा कह रहा हूं, हाँ मान लो यहां पर हमें 3 दिए हुए थे, राइट, 3 स्लैब, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है और N6, तो लास्ट में आएगा तो कौन सा, N6 ही आएगा। जैसे वहां पर N3 था क्या, वैसे ही यहां पर N6 आएगा, यस और नो। यस सर। तो मैं ये N1 N2 N3 की कहानी से अलग हटके मैं क्या यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, क्या ये सबके लिए लग जाएगा। यस। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा कैपिटल D इक्वल्स टू N3 की जगह मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब कि ऑब्जर्वर जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद में वही कहानी T1/N1 प्लस T2/N2 प्लस अप टू आप लगाते रहो जहां तक लगाना है। तो जहां तक आप लगाने जाओगे तो लास्ट में आएगा क्या, थिकनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, क्या यही आएगा लास्ट में। अगर यहाँ यस पर सर। 6 होते तो मैं क्या करता, T4/N4, T5/N5, T6/N6, बट ये जो T6/N6 भी आएगा वो किसका आएगा, ऑब्जर्वर के लिए तो आएगा, यस और नो। यस सर। तो हमें डायरेक्टली वही लिख दें तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा दैट डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट D इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर इनटू T1/N1 प्लस T2/N2 प्लस अप टू T0/N0। क्लैरिटी है अब, यस यस पक्का, सर। यस सर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। समझ में आया बेटा, यस सर। इसमें किसी को कोई हाँ डाउट है अभी। ठीक है चलो, एक एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। अभी मान लो गिवन है एक मिनट, ये डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये थिकनेस गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये थिकनेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, ठीक है। और यहाँ पर कहीं
ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ऑब्जर्वर, यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो फाइनल इमेज जो मिलेगी हमें वो ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पे होगी, और वो दूरी आपसे यहां से पूछी जा रही है, इस पॉइंट से, यहां से, मतलब कि जस्ट स्लैब के पास से, जस्ट नियरर टू द स्लैब। यहां से वो डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल इमेज, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ final image from the observer। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक, अब सुनो, ऑब्जर्वर को हमें ये कंसीडर करना है बिकॉज दे जस्ट आस्क कि ये ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर कहीं बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है, मतलब कि अपनी आंखों को उसने इसके पास रखा हुआ है, यहां से हमें दूरी निकालनी है, यहां से देख रहा है। तो क्या करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो कि ये हमने प्रूव किया है, राइट। डिस्टेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर बाय t1 by n1 प्लस t2 by n2 प्लस अप टू t0 by n0। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि d इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, दैट d इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब कि 1, ऑब्जर्वर तो कहां पर है, एयर में ही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1, यस और नो, बाय इनटू t1 by n1। तो t1 कितना है, तो t1 मान लो 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय n1, n1 कितना आएगा, तो 1.2, प्लस t2 by n2, तो t2 कितना है, तो t2 है 10 सेंटीमीटर और n2 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ लिया 10/2, प्लस t3 कितना है, तो 30 सेंटीमीटर, और n3 कितना है, तो 1.5, तो कितना आएगा बताओ, चलो 12 डिवाइड बाय 1.2 कितना होगा, कितना होगा 12 डिवाइड बाय 1.2, 10, 10 5, plus और 5 ये कितना आएगा plus 20. प्लस 20. 20, तो 35. आंसर कितना आएगा 35 centimeter. 35 सेंटीमीटर। अब तुम लोग 52 कहाँ से ला रहे थे वो मुझे बताओ पहले तो। सर मैंने वो ऑब्जर्वर वाला 1.5 ले लिया था। हाँ सर, आपने बोला ना स्लैब से, तो मुझे भी लगा अरे स्लैब के पास में है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये दूरी x है तो ये दूरी x कितनी है, 0.00000000000 10-15 पीढ़ी फिर के बाद 1, उसके अंदर थोड़ी सर ना घुसा मैंने रखी ना है। चार गिन लिए थे, ऑब्जर्वर वाले को भी एक मान लिया था, तो नहीं 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 मैंने नहीं, उसका डिस्टेंस देखो फाइंड किया। अगर आपसे कहा गया होता, अगर आपसे ये कहा गया होता कि ये x दूरी पे रखा गया है और फिर निकालो, तो आप फिर उसको लेते कि भाई t ऑब्जर्वर बाय n ऑब्जर्वर, तब आप लेते t ऑब्जर्वर हाँ बाय मैंने n वो ऑब्जर्वर। पर यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी मैंने ये कह रहा हूं कि हमने यहाँ पर एकदम आंख गड़ा दी है उसके पास में, अंदर आंख को नहीं ले गए हैं, आंख तो बाहर ही है भाई, आंख नहीं घुस गई स्लैब के। आप मान लो किसी कांच के पास खड़े रहते हो और बिल्कुल अंदर ऐसे झुक के देखते हो, तो क्या आंख तुम्हारी कांच के अंदर घुस जाती है क्या, बताओ।
समझ में आया? अरे कभी किसी शोरूम में जाते हो, कोई चीज बाहर से देखते हो, तो आप क्या करते हो? एकदम नजदीक से कांच के पास जाके देखते हो ना? यस और नो? यस वो कंडीशन जब Yes, आपकी नाक कांच को टकरा जाए, वो कंडीशन मैं बता रहा हूं। अब आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर पर क्या आपकी आंख कांच के अंदर चली जाती है क्या? ये बताना जरा। नहीं जाती ना? बोले सर हमारी तो चली जाती है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब anyone has any doubt in this now? चलो ठीक, नहीं है तो बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लैटरल शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। कुछ बच्चों ने 10th में भी पढ़ा होगा अगर प्रॉपर तैयारी की होगी तो। लैटरल शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब, ठीक है। अब इसमें क्या है वो देखो, ये स्लैब दिया है बेटा, ठीक है, और ये मैंने एक नॉर्मल बना लिया है और एक रेज आ रही है कुछ इस तरीके से। देखिए अब यहां पे आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी बड़ा है। एंड यू नो दैट कि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, देन डेफिनेटली रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो क्लियर है सभी को? तो रे कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। बात आई समझ में? यस और नो? यस सर यस और अगर आप यहां पे देखे हो तो ये रे यहां से कैसे जाएगी अब? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी? अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस वे। बोलो आई बात समझ में? रे एक्चुअली कैसे जा रही थी अब ये समझो। रे रियलिटी में बेटा जा ऐसे रही थी, ऐसे जा रही थी ना। तो यहां पर आप हाँ देखो yes, sir. कि यहां पर एक शिफ्ट आया, ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे। क्लियर है बेटा? तो इमर्जेंट रे और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में ये जो शिफ्ट आया, रियलिटी में जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? स्लैब है, रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से वो शिफ्ट हुई। तो ये जो शिफ्ट आती है, इसी शिफ्ट को हम बेटा कहते हैं लैटरल शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर ओके। Sir. अब एक बात बताओ, ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा I माइनस आर। कितना है ये एंगल? I माइनस आर। यस और नो? यस ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालूं,
ठीक है, और ये क्या बना, ये आपकी शिफ्ट बनी एस, ये क्या बन गया आपका शिफ्ट एस, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला और ये आपकी शिफ्ट एस, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस टी है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, अगर ये टी है बेटा, तो इस ट्रायंगल में, मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मैंने रेड कलर का अभी, तो ये क्या बनेगा, अगर ये टी है तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा, इट इज लाइक दिस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपका टी है, तो ये कितना होगा बेटा, क्या ये टी सेक आर होगा, सॉरी टी सेक आर होगा आपका हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी सेक आर होगी, यस और नो, यस सर। तो ये आपका हो गया टी सेक आर, कितना हो गया, टी सेक आर, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है जो ऐसा बन रहा है, देखो जिसमें ये एंगल बन रहा है आई माइनस आर, वेट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये एंगल बन रहा है आई माइनस आर, ये है टी सेक आर, ठीक है। तो अब आप बताओ इसमें साइन ऑफ आई माइनस आर करेंगे तो क्या आएगा, और ये आपका शिफ्ट एस है, साइन ऑफ आई माइनस आर करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका एस, और हाइपोटेनियस क्या आएगा टी सेक आर, तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ आई माइनस आर इक्वल्स टू शिफ्ट एस बाय टी सेक आर, ये चीज क्लियर है सभी को, पहले ही बताओ, ये यस फंडा सर। क्लियर है Yes, sir. सभी को, कहां से लिखा, कैसे लिखा, Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए लेटरल शिफ्ट के बारे में, तो यू कैन राइट शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, बोलो आई बात समझ में, शिफ्ट को क्या कहेंगे, टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, बोलो क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो, उस तरीके के कंडीशंस में जब स्लैब वाला क्वेश्चन होता है, तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, एन ऑब्जर्वर टी1 बाय एन वन प्लस टी2 बाय एन टू प्लस, ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, यहां पर फॉर्मूला होगा अप्लाई शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, बोलो क्लैरिटी है एकदम बढ़िया से, Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत है किसी को इसमें, anyone has any doubt in this,
हो तो बताओ। नहीं, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। देखिए ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर एक स्लैब लिया हुआ है एंड incident ray falls in this way like this and the angle is 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। ये जो स्लैब है, इस स्लैब का थिकनेस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट lateral shift। चलिए everyone start solving it। चलो जल्दी फाइंड आउट लेटरल शिफ्ट, ठीक है। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बहुत इजी है, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? टी सेक आर साइन ऑफ आई माइनस आर। तो टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, ठीक है। स्मिथ, रिफ्रैक्टिव यहाँ पर रिफ्रैक्टिव जो एंगल है, ये रिफ्रैक्शन है जो हमें निकाल रहे हैं, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कितना आएगा? 10 कितना आएगा? 10 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह रहा हूं और ना ही तो मैं डिस्टेंस कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 30 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहा हूं स्मिथ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा? कल्प, देखिए यहाँ पे सबसे पहले n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। n1 कौन सा है? जहां से रे आ रही है, जहां से रे आ रही है। साइन आई मतलब साइन 60, n2 दैट मीन्स √3 एंड साइन आर। ना साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन आर। √3 कैंसिल आउट, तो आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। This is your angle of refraction. Now for the shift, s equals to t की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, that is 10 sec r, sec r मतलब sec 30 into sin i minus r। तो sin i की वैल्यू कितनी है? 60 और r की वैल्यू कितनी है? 30। so 10 sec 30 into sin 30। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो 10/√3 इज द राइट आंसर। सो लेटरल शिफ्ट इज 10/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? Yes. yes sir नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
चलिए देखिए, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया चीज है ये, समझने में मजा आएगा इसको, और इसके ऊपर से क्वेश्चन भी काफी अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। जब रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर होगी, उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। whenever ray travels from denser medium to rarer medium, आपको थोड़ा सा संभल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेरर से डेंसर में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेंसर टू रेरर में जब जाएंगे तो थोड़ा सा संभल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है वो समझिए। आप सभी को पता है कि whenever a ray travels from denser medium to rarer medium, तो रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सपोज द रे इज कमिंग इन दिस वे, ठीक है, तो रे विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, राइट? तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस वे। तो ये जो है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस रे को ऐसे लेके जाओगे, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, आप देख पा रहे हो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम पे ले गया मैं। ठीक है, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करना शुरू किया। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंक्रीज कर रहा हूं, तो ऐसे ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो Yes, सबसे sir. पहले 90 पे कौन पहुंचेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 पे पहुंचेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 पे पहुंचेगा? Refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले 90 पे पहुंचेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 90 पे पहुंचेगा? डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल रीच, राइट? तो यहां पर एक कंडीशन आती है बेटा। कंडीशन क्या है कि व्हेन लाइट रे फॉल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सपोज मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको मैंने इंक्रीज किया, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैंने इसको इंक्रीज करके इतना कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर पहुंचकर ये जो रे थे, ये रे यहां पर आ गई सरफेस के ऊपर, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब जो बना वो कितना बना, क्या 90 बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? कितना बना, 90। इसका मतलब अगर थोड़ा सा, अगर हल्का सा भी एंगल अब इंक्रीज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ये रे यहां पर कुछ ऐसे आई और ये आपका एंगल दूसरा बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो रे है, यहां पे टकराने के बाद में
ये रे अब रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, यहां पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? नाउ द रे विल गो इन दिस वे। ना फिर से। समझाता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाता हूं, रुको। मेरा कहना यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो यहां पर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, सपोज कि आपने एंगल यहां पे लेके आए, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये आपने बढ़ाया, तो अब ये क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब रे सरफेस से पैरेलल हो जाएगी, मतलब इट विल गो इन दिस वे। ये रे गई और ये रे रिफ्रैक्ट होने की जगह सीधा सरफेस पे आ गई। ठीक है, अब ये कंडीशन आ चुकी है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। एक ऐसी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस की जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 90 डिग्री। डिग्री हो जाएगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब सुनो, मैं इसको लिख के बताता हूं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, when light ray falls from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is -90 degree is known as critical angle। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ भाई, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। ओके, डन। अब ये फंडा क्लियर हुआ सबको? पहले तो सबसे पहले तो बताओ। यस सर। ठीक, अब क्या कंडीशन आ रही है? ये तो क्रिटिकल एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? तो यहां पर ये जो रे 90 डिग्री पे आ रही थी, नाउ दिस रे विल, सपोज ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है which is greater than critical angle, so it will have a total internal reflection। क्या हो जाएगा? total internal reflection। बोलो, आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? total internal reflection। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर।
Yes. पक्का? यस। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। ये जो है इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन डी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, एंड ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, यही लिखते हैं हम लोग। बट यहां पर हम क्या लिखेंगे, कहां से कहा जा रहा है, डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, राइट। तो क्रिटिकल एंगल की जो कंडीशन है उसके लिए हम लिखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू nr sin 90, बिकॉज वी नो दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, when the angle of incidence equals to angle of sorry which is equals to critical angle। क्लियर है यहां तक? सर वापस एक बार बोलो Yes. ना। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट कब होता है, कब हम कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल आ गया, जब रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90. 90। तो यहाँ पर मैं 90 वही तो डिग्री। कह रहा हूँ, देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 90। यस हाँ। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium into sin c equals to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, sin 90 की वैल्यू 1 है, तो sin c इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं nr बाय एन डी। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, sin c इज इक्वल्स टू nr बाय एन डी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझो, इसको याद रखने का तरीका ये है कि sin c का मतलब होता है छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहो तो ऐसे याद रख लो, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्या, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा वाला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? अगर मान लो, समझो अब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 1/√2। 45 डिग्री क्रिटिकल हाँ, एंगल होगा, 45। राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, 37। 37 डिग्रीज। बोलो क्लियर है यहां तक क्रिटिकल एंगल का फंडा? यस सर। Yes, sir. क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर। क्लियर है यहां तक? यस सर। आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट, आप ध्यान से सुनिए, चाहो तो लिख लो। If the angle of incidence is greater than the critical angle, then the surface starts acting as a reflecting surface and the ray reflects back into the same medium. This phenomenon of light is known as total internal reflection. लिख देता हूं, if the angle of incidence is greater than critical angle,
then the surface starts acting as a reflecting surface. And the ray reflects back into the same medium. This phenomenon of light is known as total internal reflection. बोलो क्लियर है यहां तक? Sir. Anyone has any doubt in this now? क्लियरिटी है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.